अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ लफ्ज़ लफ्ज़ सतर सतर खौफ व हिरास के लिबादे में लिपटी हुई दिल पे सख्ता तारी करती कहानी। सर्दियों की रात। शाम से ही मौसम अबर आलूद था। डूबते सूरज को भी सुरमई बादलों ने ढांप रखा था। बिलाखिर सर्दियों की ठिठुरती रात का आगाज़ होते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज़ हवा के साथ बारिश की बौछार भंवर में डोलती कश्ती की मानिंद चकरा रही थी। बारिश की बूंदें वह शहाना अंदाज में खिड़कियों पे ताबड़तोड़ हमले कर रही थीं। बिजली का गाहे बगाहे चमककर चंद सानिये करीब वजुआर को रोशन कर रही थी। वो पांचों कमरे में सोफे पे बरजमान खामोशी से बाहर होने वाली बारिश को देख रहे थे। सरसराती हवाएं और गड़गड़ाते बादल कमरे में छाई गहरी खामोशी को तोड़ रहे थे। ये दिसंबर की सर्द रात थी, जिस वजह से सर्दी अपने उरूज पर थी। ऊपर से होने वाली ये बारिश सर्दी में मज़ीद इजाफे का बाइस बन रही थी। घर के आतिशदान में आग सुलग रही थी, जिसकी वजह से कमरा खासा गर्म और पुरसुकून था। पूरा कमरा जदीद फर्नीचर से आरास्ता था। फर्श पर नीले रंग का बेशकीमत कालीन बिछा हुआ था। खिड़कियों पे सफ़ेद रंग के मखमली पर्दे झूल रहे थे। कमरे की ऊपरी दीवार पे खूबसूरत कीमती सुनहरे रंग का फानूस लटक रहा था। दीवारों पे खूबसूरत पुराने तर्ज की तस्वीरें आवेज़ा थीं और कमरे के ऐन वस्त में शीशे की टेबल थी, जिसके गिर्द नीले रंग के कीमती सोफ़े सजे हुए थे, जिस पर वो पांचों बड़े शान से बरजमान थे। कमरे के चारों कोनों में मौजूद बड़े बड़े गुलदानों में आर्टिफिशियल फूल रखे हुए थे। जदीद तर्ज की LCD थी दीवार में निफ्स थी, जो इस वक्त ख़राब मौसम के बाइस कोई चैनल पेश नहीं कर रही थी। कमरे में मौजूद डैनी, फ्रैंक, रॉबर्ट, एडवर्ड और एंड्रयू एक दूसरे के सगे भाई थे, जिनकी उम्र 25 से 35 के लगभग थी। उनके वालिदैन कब के दाग़े मफ़ारक़त दे चुके थे, मगर जाने से पहले इन पांचों के अंदर इत्तिहाद, इत्तिफ़ाक़ और मोहब्बत घोल कर पिला गए थे। इस बड़े से घर में ये पांचों इकट्ठा रहते थे। एक दूसरे के बिना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। उनके वालिद एक कामयाब बिजनेसमैन थे, जिसका शुमार जर्मनी के दौलतमंदों में होता था। उनकी वफ़ात के बाद पांचों भाइयों ने मिलकर कामयाबी से बिज़नेस को आगे बढ़ाया, जो वक्त के साथ बढ़ता ही चला गया। यूँ अपने इत्तिहाद और मोहब्बत की वजह से इनके बिज़नेस ने खूब तरक्की की और जल्द ही वो पांचों अमीर तरीन अफराद में से एक करार पाए। इन भाइयों का प्यार काबिले रक्श था। जो भी देखता अश अश कर उठता। जिस कदर ये प्यार आपस में करते थे, फिर इतना ही लड़ते भी थे, मगर ये सब दूसरे भाइयों से बिल्कुल अलग थे। एक को तकलीफ़ होती तो सब तड़प उठते, जब हंसते तो खूब हंसते। पांचों में से अभी तक किसी ने भी शादी नहीं की थी। इनका किरदार हमेशा से बेदाग रहा था। इतनी दौलत होने के बावजूद बुराई उन्हें छूकर भी ना गुजरी थी। नाइट क्लब्स जाना, शराबें पीना, आवारा औरतों के साथ रातें गुजारना तो दरकिनार, उन्होंने तो किसी शरीफ लड़की की तरफ भी आंख उठा के नहीं देखा था। उनके लिए एक दूसरे का साथ ही काफ़ी था, जिस वजह से उन्हें शादी करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। शुरू ही से पांचों अपने मज़हब के भी बेहद करीब थे, जिस वजह से ख़ासे तंग नज़र वाक़े हुए थे। ना ही उन्होंने दूसरों में कभी अमीरी गरीबी का फ़र्क किया था, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता और सब के काम आने वाले इंसान थे। बेशतर ख़वातीन उनसे शादी की ख्वाहिशमंद थी, मगर वो उन्हें घास तक नहीं डालते थे। उनकी दोस्ती का दायरा खासा महदूद था। सिर्फ चंद एक करीबी दोस्त ही थे और कोई नहीं, और ऐसा शायद इसलिए था कि उन्हें एक दूसरे के सिवा आज तक किसी दूसरे की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। वो पांचों एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे का सहारा थे, जो सदा एक दूसरे के साथ देने का अहद कर चुके थे। मरेंगे तो एक साथ, जिएंगे तो एक साथ, जैसे अल्फाज को वो सब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके थे। उन्हें जुदा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। हाँ, अगर उन्हें कोई जुदा कर सकता था तो वो सफ़ाक मौत ही होगी, जिसके आगे
किसी की नहीं चलती, वरना अब तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था जो इन भाइयों के बीच नफ़रत की दीवार खड़ी कर सकता। यार तुम सब इतने खामोश क्यों हो, कुछ तो बोलो, कोई बहुत बोरियत हो रही है, रॉबर्ट उकताकर बोला। शाम से बारिश हो रही थी जिसे देख देख के अभी से चिढ़ होने लगी थी। भाइयों में रॉबर्ट का नंबर तीसरा था और ये सब में खासा तेज़, होशियार और समझदार वाक़ हुआ था, जिसकी छठी हिस्स हमेशा इसे हर बात से पहले आगाह कर देती थी। गोरी रंगत का हामिल, दराज कद, खूबरू नौजवान जिसकी सब आँखों की ख़वातीन दीवानी थी, भूरे बाल, मासूम चेहरा, मगर शख्सियत में बेपनाह रौब और दबदबा लिए हुए था। रॉबर्ट एक बेहद खूबसूरत नौजवान था। तो होता रहे बोर, हम क्या करें अब, तुझे डांस करके दिखाएंगे क्या, फ्रैंक ने मजाक के अंदाज में कहा और कहका लगा के हंस पड़ा। इसका साथ बाकी भाइयों ने भी भरपूर दिया और उनके मर्दाना कहकहों से कमरा बाहर की तरह खिल उठा। उनके बरक्स रॉबर्ट गुस्सीली निगाहों से फ्रैंक को घूरने लगा, लेकिन वो भी रॉबर्ट था, वो कैसे पीछे रह सकता था। चप ज़बान और हाजिर दिमागी में इसका कोई सानी नहीं था। वो झट से बोला, अगर मौसूफ डांस करके दिखा सकते हैं तो शौक़ से करके दिखाएं, हमें बहुत खुशी होगी कि आपका डांस देखने का शर्फ हासिल हुआ। ऐसा कह के रॉबर्ट ज़ोरदार कहका लगा के हंसा और इसके साथ बाकियों ने भी दिल खोल कर दिया। इस बार मुंह बनाने की बारी फ्रैंक की थी। वो चुप साध कर बैठ गया। हमेशा की तरह इस बार भी रॉबर्ट के आगे इसकी ना चली। फ्रैंक और रॉबर्ट में ये हल्का फुल्का तंज़ो मिज़ा कोई नई बात नहीं थी। दोनों आए दिन एक दूसरे पर ऐसे तंज़ो मिज़ा के तीर चलाते रहते थे। हालांकि फ्रैंक का नंबर दूसरा था और वह रॉबर्ट से उम्र में बड़ा था, मगर दोनों का प्यार और झगड़ा ऐसे ही था, गोया हम उम्रों। सुर्ख सफ़ेद रंगत का हामिल फ्रैंक बेइंतहा हैंडसम और वजीर नौजवान था। इसके सुनहरी बाल और नीली आंखें इसे मज़ीद दिलकश बनाते थे। इसके सीने में नर्म और प्यार करने वाला दिल था। वो आदत में अपने भाइयों से सबसे अलग था। वो सभी की ज़रूरतों का ख्याल रखता था। वो एक हंसमुख इंसान था जो दूसरों को हंसाने और उन्हें खुश रखने में कमाल महारत रखता था। गो के औरतों का एहतराम तो ये भाई सभी करते थे, मगर उनका दिल जितना उन्हें मुतासिर करना, उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनके काम आना फ्रैंक अच्छे से करता था। छोटी बड़ी उम्र का हर बंदा फ्रैंक का गर्विदा था, क्योंकि वो किसी के काम आने वाला इंसान था। ये तमाम पहलू इसकी शख्सियत का हिस्सा था, जिस वजह से वो सबका हर दिल अजीज़ था। हर कोई इसकी शख्सियत से मरगूब था। वो जहाँ भी जाता ख़ुद को नुमाया रखने के लिए हमेशा दूसरों से ज़्यादा वेल ड्रेस रहता था। एक तरह से ऐसा वो इसलिए भी करता था क्योंकि एक वो ही तो था जो इतना बड़ा बिज़नेस अकेले संभाले हुए था। बाकी भाइयों को इसने मौज में रखा था, जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे इसकी मदद कर दिया करते थे। ख़वातीन का एक बड़ा हल्का इससे मुतासिर था। ना जाने कितनी ही लड़कियों ने ख्वाबों में इसे अपना दूल्हा देखा होगा, मगर हकीकत में किसी की भी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई। ख्वाह कितनी ही लड़कियों को इसने अपना दीवाना बना रखा हो, मगर अब तक कोई लड़की से अपने जुल्फ़ों का असीर ना कर सकी। ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत दरकार थी। छोड़ो यार, तुम दोनों क्या शुरू हो गए, बस भी कर जाओ। कभी तो जब देखो तुम दोनों की तू मैं ख़त्म ही नहीं होती। डैनी ने दोनों को डांट पिलाई। डैनी जो सबने बड़ा था, इसका रोब इन सारों पे चलता था, इसकी इज्जत ये सारे करते थे, उसकी बात मानना अपना फ़र्ज़ समझते थे। अच्छे भाइयों की तरह अपने बड़े भाई की बात को किसी हुक्म की तरह लेते थे। डैनी जो कह देता वो गोया इसके लिए पत्थर पे लिखा हो जाता था। डैनी सुनहरे बालों, भूरी आंखों वाला खूबसूरत नौजवान था, जिसकी शख्सियत में बेइंतहा सादगी और मासूमियत थी। एडवर्ड का नंबर चौथा था। सुर्ख सफ़ेद चेहरे पे काले बाल और नीली आंखें इसे दूसरों से मुनफरिद बनाती थीं। सीधा साधा अपने काम से काम रखने वाला नौजवान, जिसकी शख्सियत में इसकी नीली आंखों की बेपनाह कशिश थी। कोई एक बार इससे मिल ले तो बार बार मिलने की ख्वाहिश करे। ख़ास तौर पे लड़कियां, जो उम्मन ऐसे लड़कों पे अपनी जान छिड़कने के लिए तैयार रहती हैं। और सबसे आखिरी छोटा भाई एंड्रयू था, जो सभी भाइयों का लाडला, उनका प्यारा, उनकी जान था। इसका
दराज कद, वर्जिशी जिस्म, गोल्डन बाल, सुरमई आँखें और गोरी रंगत इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। वैसे तो पांचों भाई खूबसूरती का नमूना थे। जब कभी वो एक साथ बाहर जाते तो लोग उन्हें मुड़ मुड़ के देखते। बेहद हसीन एक छत तले इकट्ठा थे, मगर फिर भी एंड्रयू अपने सब भाइयों से ज़्यादा खूबसूरत और जवान था। इसकी तबीयत भी बिल्कुल ठंडी थी। गुस्सा ऐसे शाज़ो नादिर ही आता था। हुस्न में तो इसकी कोई सानी नहीं था। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत जो भी इसे देखता बस देखता ही रह जाता। हद तक कि शादीशुदा औरतें भी इसे देख के ठंडी आहें भर के रह जाती। इसकी हसीन चेहरे पे एक बार जो नज़र ठहर जाती तो फिर वापस आना भूल जाती। ख़वातीन किसी शिकारी भेड़िए की तरह इसके गिर्द मंडलाती थीं, मगर वो इन सब से बेनियाज अपने भाइयों के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा था। ये थी पांचों भाइयों की कुल कायनात। मेरे कहने का मतलब है कि यूं बैठे बैठे बोरियत हो रही है, आओ ना कहीं बाहर चलते हैं। रॉबर्ट ने डैनी की तरफ चेहरा करके अपनी बात का वाज़े मतलब किया। इस बारिश में बाहर निकल के किधर घूमना है, बल्कि आराम से घर में बैठो, डैनी ने जवाबन कहा तो रॉबर्ट चुप साध कर रह गया। ओ कम ऑन रॉबी यार, ऐसा मुंह तो ना बना। देख हम इस वक्त बाहर गाड़ी में कहाँ जाएंगे, शाम से बारिश हो रही है। अब सुबह ही किसी टाइम जाके थमेगी। बार क्लब वगैरह हम जाते नहीं। अब तुम ही बताओ हम जाएं तो कहाँ जाएं। एडवर्ड ने प्यार से रॉबर्ट को समझाते हुए कहा, मगर यहाँ बैठे बैठे भी तो बोर हो गए हैं। कब से कंप्यूटर पे गाने सुन सुन के दिल भर गया है। इंडोर गेम्स, वीडियो गेम्स के अलावा हम एक फिल्म भी डीवीडी में देख चुके हैं, मगर फिर भी वक्त नहीं गुजर रहा, ना बारिश रुक रही है। रॉबर्ट ने बेजार लहजे में कहा। सो जाओ, टाइम अपने आप गुजर जाएगा, डैनी ने कहा। नहीं आ रही नींद, रॉबर्ट बोला। तो फिर हमारा सर मत खाओ, फ्रैंक ने कहा। तो रॉबर्ट महज इसे घूर के रह गया। इस वक्त वो किसी तरह के मजाक के मूड में नहीं था, इसलिए खामोश रहा। इस वक्त तो सिनेमा में बंद हो चुके होंगे, वरना वहाँ जाके कोई मूवी ही दिखाते। एडवर्ड ने कहा, नहीं, आजकल सिनेमा में कोई अच्छी मूवी नहीं लगी हुई है, ना ही इस वक्त कोई मूवी देखने का मूड हो रहा है। हम पहले ही एक मूवी देख चुके हैं जो बहुत बोरिंग साबित हुई, रॉबर्ट ने उकताए हुए लहजे में कहा। खैर छोड़ो सब बातें, मुझे तो चाय की बहुत तलब हो रही है। बताओ कौन कौन चाय पिएगा। एंड्रयू ने उठते हुए कहा, सबके लिए एक एक कप बना लाओ। डैनी ने कहा तो एंड्रयू उस बाब में सर हिला के कमरे से चला गया। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश के कतरों की आवाज़ें इस खामोशी में हाइल हो रही थी। चल लम्हों बाद एंड्रयू सारों के लिए चाय के गर्मा गर्म कप बना लाया। उसने हाथ में पकड़ी ट्रे सेंटर टेबल पर रखी और ख़ुद वापस अपनी जगह पे बैठ गया। यार कम से कम कोई बात ही कर लो, यूं चुपचाप बैठने से तो वक्त गुजरने वाला नहीं। रॉबर्ट चाय का कप उठाए हुए बोला। सब अपने अपने कप अपने हाथ में ले चुके थे। ठीक है फिर तुम ही कोई बात करो, एंड्रयू रॉबर्ट से बोला। मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं फ़िलहाल, रॉबर्ट संजीदगी से बोला। तो फिर मुंह बंद करके बैठो, यही बेहतर है, फ्रैंक ने कह के भरपूर कहका लगाया। उम्मन रॉबर्ट फ्रैंक को छेड़ने में पहल करता था, मगर आज फ्रैंक को रॉबर्ट को तंग करने में मज़ा आ रहा था। शायद वो आज रॉबर्ट से इसके तमाम पिछले मिज़ा का बदला लेना चाहता था, जिनसे वो अक्सर फ्रैंक को तंग किया करता था। ये देख लो, मुझे जान जान के छेड़ रहा है, मैं से कुछ नहीं कह रहा, रॉबर्ट तंग आकर बोला, वो जो पहले ही मौसम से बेजार बैठा था। ऐसे में फ्रैंक के मिजाज से ऐसे शदीद चिढ़ हो रही थी। फ्रैंक आराम से बैठो, डैनी ने तंबी करते हुए कहा। तुम फ्रैंक जी अच्छा कह के खामोशी से रॉबर्ट की तरफ देख देख के मुस्कुराने लगा। इसकी खामोशी मुस्कुराहट भी किसी तंज से कम नहीं थी जिससे रॉबर्ट को चिढ़ हो रही थी। वो चीखा, डैनी अब क्या है। इस बार डैनी का लहजा उकताहट से भरा हुआ था। ये मुझे मुसलसल तंग कर रहा है, रॉबर्ट चिढ़कर बोला। तुमने बाज आना है कि नहीं, फ्रैंक, डैनी ने अपना लहजा सख्त मनाते हुए कहा। ओके ओके सॉरी, फ्रैंक ने कहा और खामोशी से चाय पीने लगा।
चाय बहुत अच्छी बनाई है एंड्रयू, एडवर्ड ने खाली कप मेज़ पे रखते हुए कहा तो एंड्रयू मुस्कुरा दिया। कमरे में एक बार फिर चंद सानियों की गहरी खामोशी छा गई। अब माहौल में बारिश की बूंदें और बादलों की गड़गड़ाहट के सिवा कोई आवाज़ बाकी नहीं रही। सब खामोशी से बाहर होने वाली बारिश को देख रहे थे, जो कमरे की खिड़कियों में गोली की तड़ की तरह बरस रही थी। फ्रैंक को अंदाज़ा हो गया था कि इसके भाई अब इस मौसम से परेशान होने लगे हैं। उनके चेहरे पे छाई परेशानी, उलझन लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। उनका ध्यान किसी और जानिब लगाने के लिए वो कोई बात सोचने लगा, जिसकी वजह से वो उनका ध्यान ख़राब मौसम से हटाने के लिए कामयाब हो सके, इसकी तवज्जो भी इस जानिब मुंजविल हो जाए। और सब ये फ्रैंक के लिए ऐसा कोई मुश्किल काम भी नहीं था। वो जिस महफ़िल में जाता था महफ़िल जान होता था, क्योंकि वो कोई ना कोई अच्छी बात शुरू रखता था। इसके अंदाज़े गुफ्तगू में बेपनाह कशिश होती थी कि लोग महजूज हुए बगैर ना रहते। सच, मुझे एक बात याद आई, तुम लोगों के साथ शेयर करनी थी। फ्रैंक जैसे कुछ सोचकर झट से बोला तो सभी अपनी अपनी जगह उछल पड़े, क्योंकि इसकी आवाज़ खासी ऊंची और तेज़ थी। आराम से यार, क्या हो गया है, क्यों डरा रहे हो? एडवर्ड ने बेख्तियार घबरा कर बोला। मैंने क्या किया? तू तो है ही डरपोक। तू अब मैं क्या करूं? फ्रैंक एडवर्ड को घबराया हुआ देख के हैरानी से बोला। एडवर्ड सही कह रहा है, तुमने सच में हमें डरा दिया। एंड्रयू धीमे लहजे में बोला। ओह, एक तो मेरे भाई भी ना, क्या करूं तुम लोगों का? फ्रैंक सर झटक के बोला। बहुत डरपोक हो तुम सब। खुद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रॉबर्ट एक एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बोला। मैं तो असली मर्द हूँ, फ्रैंक ने हसीना चौड़ा करके मुस्कुरा के कहा। तो गोया बाकी हम सब मर्द नहीं? डैनी ने हैरत से कहा। नहीं, मैंने तो ऐसी ही कोई बात नहीं की, मैं तो सिर्फ डरपोक कहा है, फ्रैंक ने वजाहत। तो अपने लिए मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया? एडवर्ड उलझा। क्योंकि असली मर्द डरते नहीं, फ्रैंक ने भवें उचका के कहा। तो हम झूठे मर्द हैं क्या? एंड्रयू ने ना समझने के से अंदाज में बोला। हाँ समझ लो, क्योंकि मामूली से मौसम से जो परेशान हो रहे हो इसलिए, फ्रैंक ने साफ गोई से जवाब दिया। अपना मुंह बंद रखो, अगर कोई बात अच्छी नहीं आती तो फजूल बकवास में मत करो। रॉबर्ट गुस्से से चिढ़कर बोला। तुम्हें तो ऐसी तकलीफ़ हुई है जैसे अकेले तुम्हीं को मैंने झूठा मर्द कहा हो, बाकियों को तो जैसे कहा ही नहीं। ये सच है कि सच कड़वा होता है, फ्रैंक ने तंजिया कहा और ज़ोरदार कहकहा मार के हंस पड़ा। मेरे बर्दाश्त का पैमाना अब लबरेज हो रहा है, रॉबर्ट ने गुस्से से कहा। इससे पहले कि फ्रैंक जवाब में कुछ कहता, डैनी गुस्से से बीच में बोल पड़ा। अब अगर तुम दोनों की कोई भी बकवास की तो मैं तुम दोनों का हशर नशर कर दूंगा। आई समझ में बात? इसलिए अपना मुंह बंद करके बैठो, वरना मुझे मुंह बंद करवाना आता है तुम दोनों का। डैनी डांट कर चुप हुआ तो गोया सबको सांप सूंघ गया। कमरे में एक बार फिर बोझल सा सुकून तारी हो गया। एक बार फिर बाहर बरसती मूसलाधार बारिश की आवाज़ कमरे में छाई गहरी खामोशी को तोड़ने का बाइस बनी रही। चंद लम्हों बाद इसी खामोशी को एंड्रयू ने तोड़ा। फ्रैंक तुम कुछ बताने वाले थे। छोड़ो, अब मुझे कुछ नहीं बताना, फ्रैंक ने बेजार लहजे में कहा। अरे छोड़ो तो, सारी बातों को, नाराज़ ना हो। चल जल्दी से बता, क्या बात है जो तूने बतानी थी? एंड्रयू ने मनाने के से अंदाज में कहा। तो एंड्रयू का खूबसूरत चेहरा देख के फ्रैंक की नाराज़गी लम्हों भर में ज़ाइल हो गई। कुछ ख़ास नहीं, बस यूं ही एक ख़ास डरावनी कहानी याद आई, सोचा तुम लोगों को सुनाओ। मौका भी है और माहौल भी खासा पुरस्कार है, फ्रैंक ने धीमे लहजे में कहा। क्या डरावनी कहानी? नहीं तो हमें माफ़ ही करो, एंड्रयू दोनों हाथ जोड़कर बोला। मैं नहीं कहता, फिर कितने डरपोक हो तुम लोग जो कि मेरे ऐसा कहने पर फिर गुस्सा करते हो, फ्रैंक ने जल्दी से कहा। कैसे मर्द हो तुम लोग मेरे भाइयों? मर्द इंसान नहीं होते क्या? और खौफ हर इंसान को आता है, एंड्रयू ने कहा। बात में वज़न तो है, फ्रैंक ने तायद करते हुए कहा, मगर अब इतने भी डरपोक मत बनो कि कहानी ही से डरने लगो।
वो तुम्हारी बात ठीक है, मगर रात के वक्त इस तरह की बातें नहीं करते। माकूल फ़तरत चीज़ें हाजिर हो जाती हैं, ये तो सभी मानते हैं कि इनका वजूद है, डैनी ने संजीदगी से कहा। ओ खैर है, अगर कुछ हाजिर हुआ तो देखा जाएगा, मैं खुद इससे निमट लूँगा, तुम लोग मेरे पीछे ही रहना, फ्रैंक बात को मजाक में उड़ाते हुए बोला। तो तैयार हो तुम सब सुनने के लिए? फ्रैंक ने ये कह के बारी बारी सबको देखा। सभी खामोशी से फ्रैंक की जानिब देख रहे थे। कोई मुझे बीच में मत टोका या ओके, तो सुनो। अब इतना कह के फ्रैंक ने कहना शुरू किया और सब हमतन गोश हो गए। रिचर्ड और मॉली की हाल ही में नई नई शादी हुई थी। दोनों शादी के बाद पहली बार पहाड़ों में हाइकिंग के लिए आए हुए थे। सारा दिन मौज मस्ती करने के बाद जब सूरज गुरूब होने को आया, तब कहीं जाके उन्हें एहसास हुआ कि वो भटक चुके हैं। मौली इस सूरत हाल से बेहद परेशान हुई, मगर रिचर्ड ने इसे पुरसुकून रखने की हर मुमकिन कोशिश की और इसे यकीन दिलाया कि वो किसी भी तरह वापस जाने के रास्ता ढूंढ लेंगे। बहरहाल काफ़ी घंटों की तगोदोर के बाद भी उन्हें कतई कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ हैं। चारों तरफ अंधेरा गहरा होता जा रहा था और अब इस अंधेरे से रिचर्ड भी परेशान होने लगा। इन दोनों के पास ना कोई नक्शा था, ना ही कोई मैप था। हर दरख्त एक जैसा दिखता था, जिसमें सही रास्ते का पता लगाना इस अंधेरे में खासा मुश्किल था। इससे पहले कि वो दोनों मुकम्मल तौर पे उम्मीद का दामन छोड़ बैठते, उनका गुज़र एक पुराने बोसीदा खस्ता हाल केबिन के पास से हुआ। केबिन ऐसा लगता था गोया सालों से इसे इस्तेमाल ना किया गया हो, ना ही यहाँ कोई आया हो। केबिन की खिड़कियों के शीशों पे लकीरें पड़ी थीं तो कुछ वैसे ही टूट कर बिखरी हुई थी। केबिन की छत भी बेहद कमज़ोर थी, जो तकरीबन आधी गिर चुकी थी, बकिया कभी भी गिर सकती थी। रिचर्ड ने केबिन के सदर दरवाजे पे दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब मौसूल ना हुआ, ना ही किसी किस्म की तहरीक हुई। उसने दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखकर इसे हल्का सा अंदर को धकेला तो दरवाज़ा अपने आप हल्की सी चुरचुराहट की आवाज़ के साथ खुलता चला गया। दोनों ने एक लम्हे के लिए एक दूसरे की जानिब देखा, फिर धड़कते हुए दिल के साथ केबिन के अंदर कदम रख दिया। अंदर अंधेरा गुप्त था। रिचर्ड ने टॉर्च ऑन की और इसकी रोशनी में केबिन का जायज़ा लेने लगा। केबिन का हाल अंदर से बहुत बुरा था। दीवारों पे मकड़ी के जालों की तरह दरारें पड़ी थी और फर्श बेतहाशा गर्द से अटी पड़ी थी। रंग रोगन भी अपनी असल हालत खो चुका था। थोड़ा बहुत साजो सामान जो मौजूद था वो भी गल सड़कर ख़राब हो चुका था। मॉली और रिचर्ड हर चीज़ को बड़े गौर से देख रहे थे। उन्हें केबिन की फ़िज़ा कुछ अजीब ही पुरस्कार लग रही थी। पूरे केबिन में कोई नागवार बू फैली हुई थी। वो दोनों अभी इधर उधर देख ही रहे थे कि उनकी नज़र इकट्ठा ही एक दीवार पे जा ठहरी, जिधर सुर्ख पेंट से लफ्ज़ मौत 5 बार लिखा हुआ था। ये देख के दोनों मियाँ बीवी के औसान ख़ता हो गए। रिचर्ड चलता हुआ दीवार के पास आया और अपने लरसते हुए हाथों से दीवार को छुआ। ये जानकर के वो मज़ीद दहशत की लपेट में आ गया कि पैंट खुश्क नहीं बल्कि गीला था, जैसे कुछ ही देर कबल कोई लिख कर गया हो। मौली भी ये देख के सहम गई और रिचर्ड के साथ चिपक गई। दोनों मियाँ बीवी इस गीले पैंट को लेके खासे डर चुके थे, मगर उनके पास यहाँ से कहीं जाने की भी जगह नहीं थी। वो जानते थे कि रात के वक्त पहाड़ी इलाका खासा ख़तरनाक होता है। इस वक्त लातादाद जंगली जानवर भी घूम फिर रहे होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस राइटिंग और पैंट को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा और रात यहीं रहने का फ़ैसला कर लिया। केबिन 2 मंजिला था। दोनों मियाँ बीवी जब निचला फ्लोर देख चुके थे, केबिन की कमज़ोर लागर खस्ता हाल सीढ़ियों से होते हुए दूसरे फ्लोर पे आए, जिसका हाल भी निचले फ्लोर से कुछ मुख्तलिफ नहीं था। उन्हें एक गंदा सा मैट्रेस दिखाई दिया जिस पर बेतहाशा दाग थे और कीड़े मकोड़ों ने इस पर जगह जगह सुराख कर रखे थे। उन्होंने थोड़ी सी जगह किसी तरह साफ करके बैठने के काबिल बनाई
और छोटी सी कालीन के टुकड़े को अपने ऊपर ले लिया ताकि सारी रात गर्म और पुरसुकून रह सकें। रिचर्ड ने टार्च किसी ऐसी जगह रख दी ताकि कमरे में रोशनी रहे। दोनों मैट्रेस पे एक साथ दराज थे, मगर नींद मॉली की आंखों से कोसों दूर थी। ऐसी भयानक रात और एक पुरस्कार से केबिन में भला नींद भी किसको आती है। रिचर्ड ने मॉली को हर मुमकिन यकीन दिलाया कि वो सुबह की पहली किरण के नमूदार होते ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। लिहाजा वो तमाम वसवसों और खदशात भुलाकर आराम करे। रिचर्ड के ढारस बंधाने पे मॉली को हद दर्जा सुकून का एहसास हुआ और वो इसके मजबूत बाजुओं की पनाह में जा सोई, जिसके साथ ही रिचर्ड भी जल्द ही नींद की वादियों में कहीं गुम हो गया। रात के किसी पहर दोनों मियाँ बीवी की इकट्ठा ही बेवक्त किसी अजीब सी सुसराहट पे आँख खुल गई। आवाज़ ऐसी थी गोया कोई शख्स या कोई चीज़ बाहर इधर से उधर घूम रही हो। क्या ये आवाज़ तुमने सुनी है? मॉली ने रिचर्ड से पूछा। मेरे ख्याल में बाहर से आई है। रिचर्ड चंद लम्हे आवाज़ सुनने की कोशिश करता रहा, मगर इसे आवाज़ सुनाई ना दी। वो मैट्रेस से उठ के चलता हुआ खिड़की के पास आया। बाहर हाथ को हाथ ना सुझाई देने वाला पुरहोल अंधेरा फैला हुआ था, जिसमें रिचर्ड के लिए देखना खासा दुश्वार था। उसने खिड़की खोल के अपना सर बाहर निकाला और ऊंची आवाज़ में बोला, कौन है बाहर? उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी, मगर जवाब में कोई भी आवाज़ सुनाई न दी। वो अभी खिड़की से वापस आने ही वाला था जब मॉली से बोली, क्या मालूम बाहर कोई ऐसा हो जो बोल ना सकता हो। मॉली की बात सुन के रिचर्ड वापस पलटा और ऊंची आवाज़ में बोला, अगर बाहर कोई है तो हाँ के लिए एक ताली बजाए। ऐसा कहते ही दोनों मियाँ बीवी हमतन गोश हो गए। आसमान पे चांद बादलों की ओर सितारों की हल्की रोशनी रात की खौफनाकी में कमी करने में नाकामी थे। झिंगुरों की बोलने की आवाज़ें माहौल को मज़ीद दहशत ज़दा बना रही थी कि यक रात की दबीस खामोशी में उन्हें एक बार ताली बजने की आवाज़ सुनाई दी। रिचर्ड जल्दी से पीछे मुड़ा और हैरानी से मॉली से बोला, तुम ठीक थी? बाहर वाकई कोई है? ये सुन के मॉली भी रिचर्ड के पास चली आई। रिचर्ड ने दोबारा गर्दन खिड़की से बाहर निकाली और अंधेरे में दीदे फाड़ के देखने की कोशिश की, मगर इसे कुछ दिखाई ना दिया। वो ऊंची आवाज़ में बोला, क्या तुम केबिन के मालिक हो? हाँ के लिए एक बार और नहीं के लिए 2 बार ताली बजा दो। जवाब में नहीं, 2 बार ताली की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम मर्द हो? रिचर्ड ने पूछा। 2 बार ताली की गूंज फिर उभरी। अच्छा, यानी फिर तुम औरत हो? रिचर्ड ने एक बार फिर पूछा और जवाब का इंतज़ार करने लगा। इस बार भी जब फिर से जवाब में 2 ताली की आवाज़ सुनाई दी तो दोनों मियाँ बीवी की रीढ़ की हड्डी खौफ की सद लहर दौड़ गई। खौफ के बाइस मॉली रिचर्ड के साथ चिपक गई। रिचर्ड ने भी इसे मजबूती से थाम लिया। इससे मॉली की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वो गुस्से से चीखा, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो हमारे साथ? जवाब में फिर से 2 ताली बजने की आवाज़ आई, जिसका मतलब था नहीं। क्या तुम इंसान हो? रिचर्ड ने एक बार फिर पूछा। जवाब में 2 ताली बजने की आवाज़ दोनों को मज़ीद दहशत ज़दा कर गई। अब मॉली बाकायदा रोने लगी थी और ख़ुद रिचर्ड का भी मारे खौफ के बुरा हाल था, मगर वो मॉली की वजह से ख़ुद को संभाले हुए था। क्या तुम यहाँ अकेले हो? रिचर्ड ने पूछा। 2 बार ताली की आवाज़ जवाब में फिर से सुनाई दी। अब दोनों का दिल इनकी कनपट्टियों में धड़कने लगा था और बदन किसी खज़ा रसीदा पत्ते की तरह काँप रहा था। कितने हैं तुम्हारे साथ? हर किसी के लिए एक एक ताली बजाओ, रिचर्ड ने लरजती ज़बान से कहा। इसके ऐसा कहते ही पूरा माहौल इन गिनत तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।